हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। बिहार में जीत पर पीएम मोदी ने कहा, विकास ही भविष्य में होने वाले चुनाव का आधार होगा। एमपी चुनाव में कमलनाथ ने कहा, परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। अर्नब गोस्वामी जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी के दौरान क्यों हुई सुनवाई। राजस्थान में खत्म हुआ गुर्जर आंदोलन, सरकार और समिति में बनी सहमति। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, हर 4 में से 1 शख्स कोरोना से संक्रमित, फिर भी ढील क्यों। राजधानी लखनऊ में बुधवार रात एक सराफा कारोबारी को कार सवार बदमाशों ने मारी गोली। आईपीएल 2020 के टॉप 5 युवा खिलाड़ी जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से जीता दिल, जल्द हो सकती है भारतीय टीम में एंट्री। नागोर्नो काराबाख इलाके में रूस ने तैनात किए शांति सैनिक और सऊदी अरब के एक फैसले से 25 लाख से ज्यादा भारतीयों को होगा फायदा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का बहुमत हासिल होने के बाद बुधवार शाम दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी जश्न मना रही थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आज आभार व्यक्त करता हूं महान देश की महान जनता का। मैं आज धन्यवाद अर्पित करता हूं देश के कोटि कोटि नागरिकों का। धन्यवाद इसलिए नहीं उन्होंने बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता दी, धन्यवाद इसलिए कि लोकतंत्र के इस महान पर्व को हम सभी ने मिलकर बहुत उत्साह से मनाया। चुनाव भले ही कुछ सीटों और क्षेत्रों पर हुआ हो, लेकिन कल सुबह से लेकर देर रात तक पूरे देश की नजरें टीवी पर थीं। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी लोकतंत्र के प्रति, हम भारतीयों के प्रति जो आस्था है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। भोपाल में बुधवार शाम कांग्रेस विधायक दल 28 उपचुनाव क्षेत्रों के कांग्रेस प्रत्याशियों, प्रभारियों, जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर पर बैठक हुई। संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा, मैं सभी कांग्रेस जनों का धन्यवाद करता हूं। सभी ने बड़ी निष्ठा व मेहनत से इन चुनावों में काम किया है। ये सही है कि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। हम संघर्ष करेंगे। हम वर्ष 2023 के लिए अभी से संघर्ष शुरू करेंगे। अगला समय नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का है, उसके लिए अभी से हम सभी को जुटना होगा। राजस्थान में चल रहा गुर्जर आंदोलन खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला के बीच आरक्षण आंदोलन की मांग को लेकर सहमति बन गई है। अशोक गहलोत और कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला के बीच बुधवार को हुई वार्ता में सहमति बनी। बैठक जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर हुई। सब कमेटी और गुर्जर संघर्ष समिति के बीच वार्ता में सहमति बनी है। 8 सूत्रीय बिंदुओं पर सहमति बनी है। इससे पहले बुधवार को गुर्जर समाज का प्रतिनिधि मंडल जयपुर पहुंचा। राज्य सरकार ने समझौता पत्र भी तैयार कर लिया था। 5 मांगों पर गुर्जर समाज ने सहमति दी। मारे गए 3 आंदोलनकारियों के परिजनों को सरकारी नौकरी मिलेगी। आंदोलन में लगे मुकदमों को सरकार वापस लेगी। नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को पत्र लिखेगी गहलोत सरकार। सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच के कई घंटों की सुनवाई के बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी समेत 3 लोगों को अंतरिम जमानत दे दी गई है। अदालत ने मुंबई हाई कोर्ट के गोस्वामी के जमानत याचिका ठुकराने के फैसले को गलत बताया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका की बुधवार को तत्काल सुनवाई ऐसे समय में हुई जब कोर्ट दिवाली की छुट्टी के लिए बंद है। छुट्टी के दौरान ऐसी तत्काल सुनवाई पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने अदालत के सेक्रेटरी जनरल को चिट्ठी लिखी। सिलेक्टिव लिस्टिंग यानी अदालत के सामने सुनवाई के लिए अन्य मामलों में इसे प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस चिट्ठी का मकसद किसी एक व्यक्ति के खिलाफ बोलना नहीं, बल्कि आम नागरिकों के न्याय के हक की बात रखनी थी। बिहार के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM अब उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली AIMIM को कांग्रेस ने बीजेपी की मददगार बताया था। अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा है कि 8 महीने पहले मैंने गठबंधन के लिए आरजेडी के 2 बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश की थी। उनमें से एक नेता ने मुझसे पूछा था कि आप चुनाव क्यों लड़ते हो, आपको नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद मेरी पार्टी के नेताओं ने पटना जाकर आरजेडी नेताओं से मुलाकात की थी। वे इस्लामिक उलेमा और बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता से मिले और उनसे कहा था कि हमें गठबंधन में आने दे, बाद में मत विभाजन की बात मत कहिएगा।
अब वे लोग रो रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि बंगाल सरकार ने मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। राज्य में क्यों इतनी अशिक्षा है, क्यों शिक्षा दर में गिरावट आई है, 100 में से केवल 3 स्नातक ही मुस्लिम क्यों हैं? ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम वोट लेना चाहते हैं। अगर ममता सरकार ने मुस्लिमों के लिए काम किया होता तो बंगाल में बीजेपी 18 सीटें कैसे जीत जाती। राजधानी लखनऊ में बुधवार रात एक सराफा कारोबारी को कार सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने हालत खतरे से बाहर बताई है। कारोबारी कार से अपने घर जा रहा था। पुलिस का कहना है कि लूट जैसी कोई वारदात नहीं हुई है। परिवार ने कारोबारी के सगे भाई समेत अन्य 3 पर केस दर्ज कराया है। नामजद एक आरोपी को पकड़ा गया है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 5 टीमें बनाई हैं। दरअसल विकास नगर थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर बद्री सराफ नाम की दुकान है। दुकान मालिक अभिषेक केसरवानी बुधवार रात अपने प्रतिष्ठान बंद करके पत्नी के साथ कार से घर जा रहे थे। जैसे ही वे अपने शोरूम के करीब 200 मीटर दूर कार से आगे बढ़े, पीछे से आई सफेद रंग की कार से 2 बदमाशों ने उतरकर पहले अभिषेक को कार से उतारने की कोशिश की। जब वे नहीं उतरे तो एक बदमाश ने उन पर फायर कर दिया। गोली अभिषेक केसरवानी के दाहिने हाथ में लगी। पत्नी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अभिषेक केसरवानी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। डॉक्टरों का कहना है कि अभिषेक केसरवानी की हालत खतरे से बाहर है। इस साल राष्ट्रव्यापी तालाबंदी से फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद करने पर नायक के रूप में सम्मानित किए गए अभिनेता सोनू सूद ने बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर कहा है कि बिहार के लोगों ने जरूर कुछ देखा होगा कि सरकार ने उनके लिए क्या किया है। उन्होंने कहा, लोगों को कुछ सही दिखाई दे रहा है। भारत में लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और वो कभी कभी आपको दूसरा मौका या तीसरा मौका देते हैं। वे चाहते हैं कि उनका जीवन बेहतर स्थिति में आए। बिहार के चुनाव परिणाम बुधवार की सुबह घोषित किए गए। सोनू सूद, जिन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से बसों और किरायों पर लेकर मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में प्रवासियों को लौटने में मदद की, उन्होंने कहा, मैं बिहार में बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूं। चाहे आप शिक्षा की बात करें या बुनियादी सुविधाओं की, वे सब खराब स्थिति में हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हाल में सेरो सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट देखने से लगता है कि दिल्ली में हर 4 में से 1 शख्स कोरोना से संक्रमित है और हर घर में कोई न कोई कोरोना महामारी की चपेट में आ चुका है। दिल्ली में कोरोना ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाया है और कोरोना पर दी गई ढील पर अब तक कोई रोक क्यों नहीं लगाई गई है। दिल्ली के शहादरा जिले के सुभाष पार्क इलाके में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर हाशिम बाबा के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 8 राउंड की फायरिंग के बाद हाशिम बाबा पकड़ा गया। हाशिम पर 6 लाख का इनाम है। उसके पैर पर गोली लगी। जानकारी के अनुसार हाशिम अपनी गर्लफ्रेंड के घर से बाहर निकल रहा था, तभी उसे घेरा गया। मौके पर एक 9mm पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। बिहार के मुंगेर जिले में जमीन को लेकर युवक की पीट-पीट हत्या कर दी गई। इस वारदात को युवक के चाचा के परिवार ने अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी। जमालपुर थाना क्षेत्र के कुल्फा कुमटी निवासी प्रियांशु पुत्र मनोज यादव का जमीन को लेकर अपने चाचा संतोष यादव से विवाद चल रहा था। ये विवाद आज का नहीं बल्कि वर्षों पुराना बताया जा रहा है। बताया गया है कि संतोष यादव का परिवार प्रियांशु के हिस्से में आने वाली जमीन और मकान को हड़पना चाहते थे। आरोप है कि 2011 में आरोपियों ने प्रियांशु की मां की हत्या कर दी थी। इसके बाद में आरोपियों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए थे। IPL 2020 खत्म हो गया है। इस बार कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहे जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से कमाल किया और फैंस के दिलो दिमाग पर छा गए। IPL 2020 में बड़े दिग्गज फ्लॉप रहे तो कुछ ऐसे युवा खिलाड़ी रहे जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस की अलग पहचान बना ली, जिन पर अब चयनकर्ता नजर बनाए रखेंगे। देवदत्त पड्डीकल ने इस बार RCB की ओर से शानदार परफॉर्मेंस किया और 5 अर्धशतक जमाए। टी नटराजन ने अपनी गेंदबाजी से धमाल मचा दिया था। राहुल तेवातिया ने इस साल अपनी बल्लेबाजी से फैंस का खूब मनोरंजन किया। ईशान किशन के लिए ये सीजन काफी शानदार रहा। जम्मू कश्मीर के अब्दुल समद ने इस IPL में अपना टैलेंट दिखाया है। हर किसी
को समद की बल्लेबाजी में यूसुफ पठान की झलक दिखाई दी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इन सभी को भारतीय टीम में भी मौका मिल सकता है। कोविड-19 को लेकर बरती जाने वाली सावधानी और खाद्य सुरक्षा को लेकर 1,30,000 खाद्य व्यवसाय संचालकों को जागरूकता सामग्री के साथ ईमेल भेजे गए हैं और मिठाइयों में मिलावट की जांच की जा रही है। अब तक खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों की विभिन्न टीमों ने नकली खोए की बिक्री रोकने के लिए 5 जगहों पर छापामारी की। विभिन्न विक्रेताओं से 25 नमूने लिए। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के जरिए स्पॉट टेस्टिंग के लिए 188 सर्विलांस सैंपल उठाए और लगभग 3,200 किलोग्राम नकली खोए को जब्त करके नष्ट किया गया। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। अर्मीनिया और अजरबैजान में हुए समझौते के बाद नारगोनो और काराबाख के विवादित हिस्सों के रूप में सैकड़ों शांति सैनिक टुकड़ियों को तैनात किया गया है। अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हफ्तों तक भारी लड़ाई चली, जिसके बाद सोमवार को रूस ने इन दोनों देशों के बीच एक शांति समझौता करवा पाने में सफल रहा। नारगोनो और काराबाख क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, मगर 1994 से वो इलाका वहां रहने वाले जातीय अर्मीनियाई लोगों के हाथों में है। रूस द्वारा करवाए गए शांति समझौते से अजरबैजान में तो खुशी की लहर देखी गई है, पर अर्मीनिया ने कुछ लोगों ने इसे लेकर रोष प्रकट किया है। शांति समझौते की शर्तों के अनुसार अजरबैजान उन इलाकों पर अब अपना नियंत्रण कायम कर सकेगा जिन्हें उसने लड़ाई के दौरान अर्मीनिया से छीन लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव के बाद बुधवार को आधिकारिक तौर पर पहली बार लोगों के सामने आए। यह राष्ट्रीय एकता के प्रतीक वेटरन्स डे का मौका था। हालांकि ट्रंप जो बाइडेन की जीत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वॉशिंगटन में बारिश के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अर्लिंगटन नेशनल कब्रिस्तान में एक समारोह में पहुंचे। 4 दिन पहले ही अमेरिकी मीडिया ने उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी के व्हाइट हाउस में जाने का रास्ता साफ होने की घोषणा की थी। ट्रंप ने चुनाव के परिणाम आने के बाद से ट्विटर के जरिए राष्ट्र को संबोधित नहीं किया है। वेटरन्स डे पर उन्होंने बयान जारी करके बाइडेन की जीत स्वीकार नहीं की, जबकि अमेरिकी चुनाव के बाद ऐसा करने की परंपरा है। कोविड-19 के मामले में देश भर में रिकॉर्ड टूट रहे हैं और सर्दी आने से पहले कोरोना वायरस को रोकने के लिए नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। ट्रंप ने अर्लिंगटन का काफी संक्षिप्त दौरा किया और उन्होंने राष्ट्रपति पद के सभी सामान्य कर्तव्य पूरे किए। उन्होंने कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने बुधवार को विदेशी कामगारों को लेकर श्रम कानून में अहम सुधारों को शामिल कर लिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 और नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत ये फैसला लिया गया है। इसके तहत विदेशी कामगारों को अतिरिक्त अधिकार मिलेंगे। सऊदी अरब के इस इलाके में भारत का अहम रणनीतिक साझेदार है। सऊदी अरब में 26 लाख भारतीय काम करते हैं। रियाद में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कहा कि श्रम कानून में सुधार मार्च 2021 से लागू हो जाएंगे। इस सुधार के कारण विदेशी कामगार नौकरी बदल सकेंगे और अपने मन से नौकरी छोड़कर वापस जा सकेंगे। अब इस मामले में सऊदी अरब के श्रम कानून आगे नहीं आएंगे। सऊदी अरब इस सुधार के जरिए बेस्ट टैलेंट को आकर्षित करना चाहता है और अपने बाजार में एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाना चाहता है। इससे लोग अपना खर्च बढ़ा पाएंगे और बाजार में प्रतियोगिता का माहौल बनेगा। सऊदी अरब चाहता है कि लोकल लेबर मार्केट में ऐसा माहौल हो जिससे काम देने वालों के साथ कामगारों को भी फायदा हो। इस सुधार से जो अहम बदलाव होंगे उनमें विदेशी कामगार नौकरी बदल सकेंगे, खुद से एग्जिट और री एंट्री से वीजे का अनुरोध कर सकेंगे और फाइनल एग्जिट वीजा पर भी उनका पूरा अधिकार होगा। अब इन सबके लिए नियुक्ति का अनुमति की जरूरत नहीं होगी, सभी को ऑटोमेटिक मंजूरी मिल जाएगी। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एक अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के 2 मामलों में हाफिज सईद नीद जमात दावा के प्रवक्ता को 32 साल कैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि हाफिज सईद 2011 में मुंबई में कई जगहों पर हुए आतंकवादी हमलों का सरगना है। अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में ही सईद के रिश्तेदार सहित जमात दावा के 2 अन्य नेताओं को दोषी करार दिया है। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।